बीबीसी दुनिया में आज देखिए, जंग रोकने के लिए इस्राएली पीएम ने रखी कौन सी शर्त। If you strike us, we will strike you. संयुक्त राष्ट्र में इस्राएली पीएम ने दी ईरान को चेतावनी, हम पर हमला किया तो करेंगे पलटवार। आधे से ज्यादा हमास के लड़ाकों को मारने या पकड़ने का दावा करते हुए बोले बिन्यामिन नेतन्याहू, हिजबुल्लाह को हराना भी इस्राएल के लिए है जरूरी। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में, मैं हूं प्रेरणा। आम लोगों पर क्या असर डाल रही है ये जंग, दिखाएंगे लेबनान और इस्राएल से खास रिपोर्ट्स, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। यूक्रेन में जारी रूसी हमलों के बीच अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की। दिखाएंगे बैठक से पहले ज़ेलेंस्की को ट्रंप ने दिया क्या संदेश। सूडान में जारी गृह युद्ध के बीच सेना ने कहा पैरामिलिट्री आरएसएफ से छुड़ाकर अपने कब्जे में लिए राजधानी दारफूर के अहम इलाके, मगर आरएसएफ ने सेना के दावों को बताया गलत। कैसे इन दोनों की लड़ाई में पिस रही हैं महिलाएं, दिखाएंगे खास रिपोर्ट। कैरेबियाई देश हैती में हो रही भीषण हिंसा पर संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार संस्था ने जताई चिंता। कहा इस साल अब तक मारे गए 3500 से ज्यादा लोग यौन हिंसा का भी सहारा ले रहे हैं हथियारबंद समूह। लेबनान में हिजबुल्लाह को निशाना बनाते हुए इस्राएल हवाई हमले कर रहा है। लेबनान का कहना है कि इन हमलों में 700 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और 90,000 लोगों को विस्थापित होना पड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की संघर्ष विराम को लेकर उठ रही मांग भी इस्राएल की सैन्य कार्रवाई की तीव्रता कम नहीं कर पा रही। ऐसे में लेबनान और इस्राएल के लोगों का क्या कहना है, इसी की बात करेंगे कवर स्टोरी में। अभी अभी इस्राएली सेना ने दावा किया है कि उसने लेबनान की राजधानी बेरूत के दक्षिणी हिस्से में हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर हमला किया है। इस्राएली दावे की पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन इस इलाके में बड़ा धमाका हुआ है। हिजबुल्लाह से जुड़े लेबनान के चैनल अल मनार ने कहा है कि इस्राएल के हमले में 4 इमारतें तबाह हुई हैं। वहीं इस्राएली मीडिया का कहना है कि प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू को यूएन में भाषण देने के तुरंत बाद सेना से जुड़ी जानकारी देने के लिए फोन किया गया था। इस्राएल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने अब से कुछ देर पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि उनका देश खूंखार दुश्मनों के खिलाफ जंग लड़ रहा है। नेतन्याहू ने कहा कि इस मंच पर कई देशों के नेताओं ने अपने भाषण में उनके देश के खिलाफ झूठी और अपमानजनक बातें की हैं। जब नेतन्याहू बोलने आए, कई देशों के प्रतिनिधियों ने विरोध किया और वॉकआउट कर दिया। ऐसा करने वालों में ईरान के प्रतिनिधि भी शामिल थे। उनके जाने से खाली हुई जगह की ओर इशारा करते हुए नेतन्याहू ने क्या कहा, ये देखिए। I have a message for the tyrants of Tehran. If you strike us, we will strike you. There is no place. There is no place in Iran that the long arm of Israel cannot reach. And that's true of the entire Middle East. लेबनान के विदेश मंत्री ने कहा है कि हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। अस्पतालों पर दबाव बढ़ता जा रहा है और अब तक 50 बच्चों समेत सैकड़ों नागरिकों की जान गई है। देखिए दक्षिणी लेबनान के सेबलाइन से बीबीसी संवाददाता ओरला ग्वेरिन की रिपोर्ट। अग्निशमन दल के सदस्य नबाटिया की ओर तेजी से जा रहे हैं, जहां एक हवाई हमला हुआ है। उन्होंने जख्मी लोगों को बाहर निकाला। ये लड़ाके नहीं बल्कि बच्चे थे। इस्राएल कहता है कि वो हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बना रहा है, लेकिन वो कई रिहायशी इलाकों पर बम बरसा रहा है। बचाव कर्मी ने पूछा, कितने साल के हो? बच्चे ने 3 उंगलियों से इशारा किया। इस युवा पीढ़ी पर उस जंग का खतरा मंडरा रहा है जिसने इस हफ्ते कम से कम 50 बच्चों को मार डाला। अल फराज परिवार के बच्चे बेरूत में हुए हवाई हमले में मारे गए। अली, जलाल, फातिमा और फराह सभी मारे गए। एक साथ दम तोड़ने वाले ईमान और तालिया नसर भी इस्राएली हवाई हमले में मारे गए। पर कुछ हैं जो जान बचाकर सुरक्षित जगह आने में कामयाब रहे। My name is Mahdi Ahmad and my years old is 10 years old. And Mahdi, what has been happening in the last few days? You had to leave your house. The war is very big and very scared and I cry.
How did you feel having to leave your home? Were you sad? Yes. كثير زعلان لأني تركت. वो कहते हैं मैं बहुत दुखी था। لأنه تركت نص हमने अपना आधे से ज्यादा सामान छोड़ दिया। أغراضي بقلبه. मिसाइल हमारे पास आकर गिरी, हमें मिसाइल ना लगे इसलिए हम जल्दी से भागे। माधी बताते हैं कि उनका सबसे बड़ा डर है अपने परिवार को खोना। माधी जैसे कई बच्चे पढ़ने के बजाय सुरक्षित रहने के लिए स्कूलों में आसरा लिए हुए हैं। शायद कुछ वक्त के लिए सही यही जगह उनका घर होगी। संघर्ष विराम के लिए उठ रही अंतर्राष्ट्रीय मांग भी कोई रंग नहीं ला पा रही है। इस बीच हिजबुल्लाह ने उत्तरी इसराइल पर हमले जारी रखे हैं। बीबीसी संवाददाता पॉल एडम्स ने इस इलाके में रहने वाले लोगों से बात की। देखिए उनकी रिपोर्ट। कुछ घंटों की शांति के बाद बीते रोज दोपहर को हिजबुल्लाह के रॉकेट यहां पहुंचने लगे। कई नुकसान पहुंचाए बिना समंदर में जा गिरे, लेकिन पास ही के नहारिया के इस्राएलियों के लिए ये सबूत है कि अभी तो संघर्ष विराम होने से रहा और ऐसा लगता है कि उन्हें चाहिए भी नहीं। हमें ये खत्म करना ही होगा, उन्हें मारने के लिए, उन्हें रोकने के लिए, कुछ करने के लिए, लेकिन युद्ध नहीं रोकना है, बिल्कुल नहीं। बीते 11 महीनों में ऐसा लग रहा है कि जैसे हमें छोड़ दिया गया है। अब निजी तौर पर मैं खुश हूँ कि सरकार ने लेबनान में कुछ करना शुरू किया है। इस्राएली बस ये चाहते हैं कि रॉकेट हमले थम जाएं। हाइफा के बाहरी इलाके में जहां हाल ही में हमला हुआ था, वहां इस्राएली विदेश मंत्री ने इस बात का मजाक बनाया था कि अब हिजबुल्लाह पर किए जा रहे हमले रोक दिए जाएंगे। कोई संघर्ष विराम नहीं होने वाला है। इन हालात को बदलते हुए हम ही जीतेंगे। लेबनान की सीमा के पास तैयारी कर रही सेना की तस्वीरें जारी करते हुए इस्राइल संकेत दे रहा है कि वो युद्ध का स्तर बढ़ाना चाह रहा है, मगर जमीन के रास्ते अभियान कब शुरू होगा इसे लेकर अभी तक कुछ नहीं कहा जा रहा। हमने उत्तर में 3 दिन गुजारे, बीच बीच में तैयारियों की झलक भी देखी, मगर लगा नहीं कि वो तुरंत अभियान छेड़ देंगे। मेरे पीछे चोटी पर आप लेबनान के 2 गांव यारून और मरून अल-रास देख सकते हैं। ये दोनों ही हिजबुल्लाह के गढ़ हैं। बीते कुछ हफ्तों में इन गांवों पर भारी बमबारी की गई है। ये वही इलाके हैं जिनकी वजह से इस्राएल के टॉप जनरल लेबनान में जमीन के रास्ते दाखिल होकर अभियान चलाने के बारे में सोचते हैं। बिन्यामिन नेतन्याहू संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपना पक्ष रखने के लिए फिलहाल न्यूयॉर्क में है। עד שנשיג את כל יעדינו ובראשם अमेरिका का कहना है कि अब भी कूटनीति से हल निकाला जा सकता है, लेकिन क्या इस्राएल के प्रधानमंत्री भी यही चाहते हैं? कार्यक्रम में आगे दिखाएंगे सूडान के गृह युद्ध के बीच यौन हिंसा का सामना करती महिलाएं। बात रूस यूक्रेन युद्ध की। यूक्रेन पर रूस के हमले जारी हैं। ओडेसा शहर के अधिकारियों का कहना है कि बीती रात रूस ने डैन्यूब बंदरगाह पर ड्रोन हमले किए। इन हमलों में 3 लोग मारे गए और 11 घायल हो गए। घायलों में एक बच्चा भी शामिल है। वहीं निप्रो पेट्रोवस्क क्षेत्र में एक औद्योगिक इमारत और पुलिस स्टेशन पर मिसाइल गिरने से 4 लोग घायल हो गए और 4 लापता हैं। इस बीच राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की कूटनीतिक समर्थन जुटाने के लिए अमेरिका में हैं और आज वो पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। इस बैठक में थोड़ी असहजता रह सकती है क्योंकि अपने चुनावी अभियान के दौरान ट्रंप ज़ेलेंस्की की आलोचना करते रहे हैं। ट्रंप दावा करते हैं कि अगर वो सत्ता में आए तो इस जंग को तुरंत रुकवा देंगे। ज़ेलेंस्की से मुलाकात से पहले उन्होंने क्या कहा, ये देखिए। I do believe I disagree with him. Well, he doesn't know me, but I disagree. But I will say this: I believe I will be able to make a deal between President Putin and President Zelensky quite quickly. इससे पहले बीते रोज ज़ेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और फिर उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से भी मुलाकात की। इस दौरान डेमोक्रेटिक पार्टी की राष्ट्रपति उम्मीदवार कमला हैरिस ने यूक्रेन को समर्थन जारी रखने की बात कही। As I have made clear on our 6 previous meetings and throughout Putin's brutal aggression and war against Ukraine, my support for the people of Ukraine is unwavering. I've been proud to stand with Ukraine. I will continue to stand with Ukraine, and I will work to ensure Ukraine prevails in this war. The Ukrainian people are bravely defending their homes
and their homeland, their freedom and their democracy against a brutal dictator. अफ्रीकी देश सूडान में बीते 18 महीनों से भीषण गृह युद्ध जारी है। इस दौरान महिलाओं और लड़कियों को यौन हिंसा के माहौल में रहना पड़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि वो इस देश में और भीषण होती जा रही लड़ाई के कारण फिक्रमंद है। उन्होंने कहा कि ये दुनिया के सबसे बड़े मानवीय संकटों में से एक है, जिसमें 1.5 लाख लोग मारे गए हैं और 1 करोड़ विस्थापित हुए हैं। बीबीसी संवाददाता बारबरा प्लेटाशर को सेना ने जंग के मोर्चे पर जाकर रिपोर्टिंग करने दी। देखिए ओम दुरमान शहर से उनकी रिपोर्ट। सूडान के हालात बेहद नाजुक हैं। राजधानी का ये बाहरी इलाका जंग लड़ रहे दोनों पक्षों के बीच में पड़ता है। ये महिलाएं आरएसएफ के इलाके से बाहर आई हैं। खाना खरीदने निकले इन महिलाओं के पास डर की कई कहानियां हैं। यहाँ ऐसी महिलाएं हैं जिनके साथ बलात्कार हुआ है, मगर वो इस बारे में बात नहीं करती, इसे छिपाती हैं। बोलकर भी क्या हो जाएगा, बताइए हम क्या कर सकते हैं। मैंने इनसे पूछा कि वो यहाँ से भागी क्यों नहीं। उन्होंने बताया कि हम गरीब हैं, जाएं भी तो कहाँ जाएं। करीब 1.5 साल से चल रहे गृहयुद्ध ने इस शहर और देश के कई इलाके तबाह कर दिए। सबसे भीषण लड़ाई ओमदुरमान के बाजार में हुई। ये सूडान का सबसे बड़ा बाजार था, मगर देखिए कितनी तबाही हुई है। कई महीनों की जंग के बाद सेना ने आरएसएफ को इन्हीं सड़कों पर हराया, मगर राजधानी में अब भी जंग चल रही है और इस संघर्ष को रुकवाने की सारी कूटनीतिक कोशिशें अब तक नाकाम रही हैं। हमें जंग के मोर्चे तक ले जाने वाली सेना हर वक्त हमारे साथ तैनात रही। दोनों पक्ष एक दूसरे पर युद्ध अपराधों के आरोप लगाते हैं और दोनों ही अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज करते हैं। मैंने ताज़ा अभियान का नेतृत्व कर रहे कमांडर से बात की। यानी कुल القوة الموجودة هنا تكاد إنه دمرناها بيبقوا هم خطوهم القناصين زي ما أنتم هسه سمعتوا قبل شوية. दक्षिणी ओमदुरमान में सूडानी सेना की ये आखिरी रक्षा पंक्ति है। आप यहाँ से बैरियर देख सकते हैं। 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर आरएसएफ है और दोनों के बीच नो मैंस लैंड है। यहाँ स्नाइपर है। हमने अभी स्नाइपर की दागी गोली की आवाज भी सुनी है। लगातार हो रही गोलीबारी भी यहाँ एक बड़ा खतरा है। इसी कारण यहाँ इतनी संख्या में आम लोगों की जान जा रही है। अल-नौ यहाँ का सबसे बड़ा अस्पताल है। बीते हफ्ते यहाँ आरएसएफ की गोलीबारी में जख्मी हुए दर्जनों लोग पहुंचे थे। One of them, this patient, hit by shrapnel in the neck. 15 साल के सुफियान जब बाजार में काम कर रहे थे, तभी पास एक मोर्टार फट गया। बम मेरे सामने की दीवार से टकराया। मेरा दोस्त मदद के लिए चिल्लाया। उन्होंने मुझे मिनी बस में डाला। मेरे नाक और मुंह से उस समय खून बह रहा था। गर्दन से नीचे लकवा मार गया है। सुफियान की मां ने हमले से ठीक पहले उसे कहा था कि मार्केट से चले जाओ। उसके सामने पूरी जिंदगी पड़ी थी। वो एक नौजवान है और इस तरह से घायल होना, लकवा मार जाना, वो मर सकता है। बहुत मुश्किल घड़ी है। इस जंग से उभर कर आने वाला सबसे स्याह चेहरा है यौन हिंसा। एक महिला ने हमें बताया कि उनके घर में घुस आए आरएसएफ के लड़ाके उनकी बेटियों से बलात्कार करना चाहते थे। उनकी सबसे छोटी बेटी 10 साल की है। सुरक्षा के लिहाज से हमने इनकी पहचान छिपा दी है। मैंने लड़कियों को अपने पीछे किया और आरएसएफ से कहा, अगर किसी का बलात्कार करना है तो मेरा करो। फिर उन्होंने मुझ पर वार किया, बंदूकों को लोड किया। उनमें से एक ने कहा, उसे अपने कपड़े उतारने दो। अपने कपड़े उतारने से पहले मैंने अपनी बेटियों को वहां से जाने के लिए कहा। फिर उनमें से एक शख्स ने इस महिला से बलात्कार किया। अब काफी देर हो चुकी है। इन महिलाओं को अब अपने घर लौटना होगा। जब तक ये जंग जारी रहेगी, तब तक इनके पास खौफनाक माहौल में लौटने के सिवा और कोई चारा नहीं है। कार्यक्रम से जुड़े किसी भी टॉपिक पर आप लिख सकते हैं। एक्स पर मेरा हैंडल है @BBC प्रेरणा। आज के लिए इतना ही। सोमवार रात 10 बजे BBC दुनिया के साथ हम फिर हाजिर होंगे।